जानेंगे होम्योपैथ के साइंस को कैसे काम करता है। Homeopathy is getting popular not because of its merits alone, but because of side effects of allopathy. एक तो एडिक्शन हो गई है, दूसरा उसका साइड इफेक्ट्स। जो एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट्स है वो इतने ज्यादा हैं कि लोग भाग के होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, योगा की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं। तो होम्योपैथी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मौसम बदलता है तो उस हिसाब से वो एलर्जीज ट्रिगर होती है, उसमें कैसे बचें? जब चेंज ऑफ वेदर आता है बॉडी को शॉक मिलता है, एकदम कपड़े उतारते हो, पसीना आता है आपको, एकदम मत करना। एकदम ठंडा पानी पीते हो, ऐसे मत करना। जिसकी बॉडी सेंसिटिव है नॉर्मल आदमी कर सकता है। जो चेंज ऑफ वेदर है उसमें बॉडी को शॉक मिलता है। तो जैसे ये बरसात का मौसम है, ये अस्थमा का सीजन है, दर्दों का सीजन है, आपको पता है ये सीजन में ये चीजें आती हैं, तो बी केयरफुल। कुछ ऐसे फूड हैं जो आप हमें बता दीजिए जो कि लोग अपने डाइट में शामिल करें, चाहे वो स्किन के लिए हो, स्किन एलर्जीज के लिए हो, या फिर जितने भी एलर्जीज के बारे में अभी आपने बताया। सब्जियां सबसे ज्यादा खाओ, दालें खाओ, मूंग की दाल, मसूर की दाल कितनी अच्छी है। सैलेड्स खाओ, सूप लो, दाल रोटी लो। आप नॉनवेज लेने से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ नॉनवेज के ऊपर डिपेंड मत करो। और वीट को अवॉइड करो। वीट में शुगर बहुत होती है, वो आपका वेट बढ़ाएगी। जिनको मोटापा है वो वीट बंद कर दे, रोटी बंद कर दे, मीठा बंद कर दे। देखो कैसे गिरता है। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो यकीनन बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, वो बातें जो आप जानना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि होम्योपैथी को जो है वो जानना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि होम्योपैथी को अपना भी चुके हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उन पर भरोसा ही नहीं होता, यानी कि होम्योपैथ पर भरोसा होता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी पर, थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात करेंगे वो है एलर्जी पर। एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है, और इन एलर्जीज़ को होम्योपैथी के ज़रिए किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ मिथ्स हैं होम्योपैथी को लेकर, वो भी जो है वो आज क्लियर करेंगे। और आज इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बैक्सन ग्रुप के दिग्गज होम्योपैथ डॉक्टर, जो दशकों से लाखों मरीजों का भरोसा जीत चुके हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सतेंद्र पाल सिंह बख्शी। बहुत बहुत स्वागत है गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे होम्योपैथ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो होम्योपैथ के बारे में नहीं जानते हैं। बड़ी सारी उलझनें हैं, बहुत सारी उलझनों पे तो नहीं जाएंगे, जानेंगे होम्योपैथ के साइंस को कैसे काम करता है। इससे पहले हम एलर्जी के बारे में बात करें, सबसे पहले होम्योपैथ के बारे में जान लें। होम्योपैथिक साइंस जो है ना, इससे जर्मन साइंस, ये 200 साल पहले जी डॉक्टर हनीमैन द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, ये एक जर्मन फिजिशियन थे, और उन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे। ही वाज एमडी मेडिसिन, और एक दिन उन्होंने गुस्से में आके प्रैक्टिस बंद कर दी। अच्छा। गुस्सा उनको क्यों आया कि जब भी मैं दवाई देता हूँ वो बीमारी दब जाती है, वो ठीक तो होती नहीं है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं। सो ही गॉट डिसअपॉइंटेड कि जिसको भी मैं दवाई दी है, दर्द है किसी को, फॉर एग्जांपल पेन किलर दे दिए, जब तक पेन किलर खाता रहा वो पेशेंट ठीक है, छोड़ा तो पेन वापस आ गया। और फिर देखा कि साइड इफ़ेक्ट्स बड़े हैं। अब तो ये पोजीशन हो गई है कि जो इंजेक्शंस आ गए हैं जोड़ों के दर्द के लिए, उससे हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। अच्छा। साइड इफ़ेक्ट्स। तो देन ही स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग एलोपैथी, और किताब की ट्रांसलेशंस करने लग गए। और एक दिन जब वो कलेक्शन ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, मटीरिया मेडिका, वो जब पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि होम्योपैथी जो मेडिसिन हैं, उनको पता नहीं था होम्योपैथी मेडिसिन क्या होती हैं, कि जब दवाई एक्सेसिव डोजेज में ले लो तो उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो ये कैसे हो सकता है, सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे उन दवाइयों की प्रूविंग शुरू हो जाती है ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। देन ही सेड लेट मी ट्राई। मलेरिया की जो दवाई है वो है कुनीन। कुनीन।
अच्छा। जानते हैं सब लोग। उन्होंने कुनीन थोड़ी थोड़ी दिन में 3-4 बारी खानी शुरू कर दी। आफ्टर फ्यू डेज उनके अंदर सिम्टम्स आए। जो मलेरिया होता है उसके 3 सिम्टम बहुत ज़ोर से होते हैं। बहुत ठंड लगती है, और इतनी ठंड लगती है कि वो कहता है 1 रजाई 2 रजाई डालो, और फिर दूसरा फेज आता है बुखार 104 105 टच कर जाता है, एंड सडनली कुछ घंटों के बाद वो ड्रॉप करता है नीचे, पसीना वगैरह आने के बाद। पसीना आता है। जी। करेक्ट। ये 3 स्टेजेस होती है मलेरिया की। जब उन्होंने खाई तो उनको तीनों स्टेजेस आ गई। अच्छा। सो ही गॉट सरप्राइज हाउ अ मेडिसिन विच इज सपोज टू बी क्योर फॉर मलेरिया वो सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस कर रही है। फिर उन्होंने दूसरी दवाइयाँ शुरू करी। अब दवाइयाँ किस चीज़ से बनी है? होम्योपैथिक मेडिसिन 90% प्लांट्स से बनी हुई है। अब प्याज है, आप प्याज खाते हो, प्याज जब खाते हो जब काटते हो तो क्या होता है? आंखों में पानी निकलता है। हाँ जी। उन्हें जब प्याज का जो उसको क्या करते हैं होम्योपैथी में, उसको पहले काटते हैं प्याज को, अच्छा। और एक टैंक्स होते हैं, स्टील टैंक्स 500 लीटर के, उसमें डाल के फार्माकोपी में लिखा कि इतना अल्कोहल डालना है, इतना डिस्टिल वाटर डालना है। अच्छा, प्याज के जो प्याज हाँ, मेन दवाई है LMC-पा। पूरी- उन्होंने वो जब खाना शुरू किया तो देखा कि ये तो मेरे आंखों से पानी आना शुरू हो गया, छींकें लग गई मेरे को। तो उन्होंने उसे दवाई प्रूविंग करनी शुरू कर दी। ओह, जितनी भी आप होम्योपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, कम से कम 1000 हो गई होंगी अब, सारी हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूव हुई है। ओह, वेरी नाइस। एनिमल्स पे नहीं करते, क्योंकि हमको मेंटल सिम्टम्स भी लेने पड़ते हैं, फिजिकल भी लेने पड़ते हैं, बच्चों के भी लेने पड़ते हैं, फीमेल्स के भी लेने पड़ते हैं। अब जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो फीमेल में हमारे होम्योपैथी में पेनफुल पीरियड्स की बड़ी अच्छी दवाई है। जल्दी जल्दी पीरियड्स आना उसकी बड़ी दवाई है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज की बड़ी अच्छी दवाई है। मेनोपॉज के टाइम का भी? एक्सेलेंट दवाई है हमारे पास मेनोपॉज की। अरे वाह। मेरा एक केस फेल नहीं हुआ आज तक। मेनोपॉज की बहुत अच्छी दवाई है। एक हमारी होम्योपैथी में हमारी वैक्सीन ग्रुप की एक दवाई है B7। अच्छा। आप उसके ड्रॉप्स लीजिए, 10 बूंदे सुबह, बस दोपहर को, रात को। आप देखिए वो पसीने आना, जो डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना कहाँ जाता, भाग जाएगी। ओके। अच्छा। और उनमें से एक दवाई है लैकेसिस, वो कोबरा साबुन से पॉइजन से बनी है। कोबरा है ना, सांप होता है, लैकेसिस। बाप रे, तो वो क्या, वो तो जहर होता है ना नहीं सर? तो ये आप अभी तो आपको आगे बताऊंगा जी। कि होम्योपैथी को जब हम पोटेंसी रेज करते हैं, एक पार्ट क्रूड मेडिसिन लेते हैं, जैसे पॉइजन लिया आपने, एक ड्रॉप लिया कोबरा का, 99 ड्रॉप्स अल्कोहल लेते हैं। अच्छा। अल्कोहल क्यों लेते हैं? अल्कोहल इज द बेस्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव। उसको फिर 10 बारी शेक करते हैं, अच्छा, फिर उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं, उसमें से एक ड्रॉप। फिर 99 ड्रॉप से मिक्स करते हैं। बाप रे। ये नंबर 2 पोटेंसी बनती है। ऐसे 6 पोटेंसी के बाद उसका टॉक्सिक इफेक्ट रहता ही नहीं है, और वो बड़ी हाई डोजेस में चली जाती है, हाई प्लेन में। ऐसी होम्योपैथी में 6, 12, 30, 200, 1000, 10,000 लाख टाइम डिलूट। अब तो मशीनें आ गई हैं, चलती हैं। दवाई का एक ड्रॉप जाएगा, फिर वहाँ से डिस्टिल वाटर आएगा, वो करेगा। एक पोटेंसी उसको जो पहले के महीने लगते थे, अब 2 घंटे में बन जाती है। अब ओ, वेरी 2 नाइस। घंटे में नहीं, 1 घंटे। 30 पोटेंसी तो 15 मिनट में बन जाती है। अच्छा। इससे वेरी बिग इंडस्ट्री नो। होम्योपैथी का मार्केट जो है कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ की हो चुकी है। और यूरोप और अमेरिका में आपको पहले एलोपैथी की डिग्री लेनी पड़ती है, MD। फिर आपको चूज करना पड़ता है दैट आई वांट टू बी ए होम्योपैथ, अच्छा। देन ही कैन प्रैक्टिस। तो देयर आर 6,000 MD डॉक्टर्स इन यूरोप जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ से ये साइंस बनी। उसके बाद तो फिर वो ये सिचुएशन है कि होम्योपैथी के, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैंने हिंदुस्तान की एजुकेशन देखिए, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, डेंटल काउंसिल, होम्योपैथिक काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 18.5 साल। जितने भी कॉलेजेस शुरू हुए हैं, मैं 91 में प्रेसिडेंट बना था, 18.5 साल रहा हूँ मैं। और उस टाइम हार्डली 80 कॉलेजेस थे। हाँ। सेंट्रल काउंसिल के आने से मेरे टेन्योर में, जब मैंने छोड़ा, अब तो गवर्नमेंट ने NCH बना दिया उसको,
250 कॉलेजेस हो गए थे हमारे होम्योपैथी के। और होम्योपैथी के पहले डिप्लोमा कॉलेजेस थे, अब डिग्री कॉलेजेस हैं 5.5 साल की, MD इन होम्योपैथी आ गया 3 साल का, अब PhD भी आ गए। सो नाउ टुडे वी हैव 284 होम्योपैथिक कॉलेजेस, जिसमें 5.5 साल की डिग्री है, 3 साल की MD होम्योपैथी है और फिर PhD है। तो नाउ इट्स वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। और आज की डेट में तो जितने भी होम्योपैथ्स हैं दे आर ऑल इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड। 5.5 साल की डिग्री लेके आते हैं कम से कम। तो इनको वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो एनाटमी फिजियोलॉजी जो MBBS में है, और प्लस दे हैव टू स्टडी होम्योपैथिक सब्जेक्ट, होम्योपैथी फिलोसफी, होम्योपैथी मटेरियल मेडिका। तो ये नई साइंस है 200 साल से। और आपको सुन के हैरानगी होगी, होम्योपैथी इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस साइंस इन द वर्ल्ड। आयुर्वेदा नहीं है, ओके, होम्योपैथी। आयुर्वेदा क्यों नहीं है? जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग एलोपैथी प्रैक्टिस। अच्छा। आप दिखाइए मेरे को कहाँ लिखा है वैद्य? हाँ, वैद्य तो कहीं नहीं लिखा होता है, जैसे जो MBBS या Yes. BAMS, हाँ, जी, BHMS। अब उनके कैरिकुलम में एलोपैथी आ गया, अच्छा, तो वो तो आयुर्वेद रही नहीं। हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं, नहीं। वैद्य तो बोलता नहीं है ही कोई। नहीं। कोई लिखता है मैं वैद्य हूँ, किसी को नहीं, बता? कोई नहीं बताता। मैं बड़ा खुशी से बोलता हूँ, आई एम डॉक्टर बख्शी, होम्योपैथ। होम्योपैथी और आई क्या? एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ, ऑल्दो आई एम रनिंग इंडस्ट्री विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री टुडे इन होम्योपैथी। एग्जैक्टली। पर मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, अभी भी मैं कम से कम 100 मरीज रोज देखता हूँ। और मेरी चेन ऑफ क्लिनिक्स है, होम्योपैथी हॉस्पिटल है, होम्योपैथी कॉलेज है, जी, और उसके साथ अटैच एलोपैथी हॉस्पिटल भी है। यस, नेचुरोपैथी, योगा, फिजियोथेरेपी उसके साथ है। ग्रेटर नोएडा में बैक्सन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। जी, तो अब जब इंस्टीट्यूशनल बच्चे पास होके जा रहे हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, एक सेकेंड। उनके बच्चे जो होम्योपैथ बन रहे हैं। अब मेरी फैमिली में 3 जनरेशन से होम्योपैथी। मेरे फादर 1947 में होम्योपैथ बने थे, आर्मी में थे मेरे फादर पहले। जी, 1947 में उन्होंने आर्मी छोड़ी, ये बिकेम सेकंड लेफ्टिनेंट के। नहीं, मेरे को आर्मी में रहना नहीं, उन्होंने होम्योपैथी एज एमेच्योर प्रैक्टिस करते थे। और एक ही कॉलेज था कलकत्ता में, उस टाइम चले गए छोड़ के। मेरा बड़ा भाई था, बड़ी बहन लेके चले गए। थोड़ी सेविंग के साथ 4 साल पढ़े, डॉक्टर बने, और क्या नाम कमाया मेरे फादर ने। डॉक्टर बख्शी सोईनगर में की छोटी सी क्लिनिक थी, लाइन लगी रहती थी वहाँ। जी, तो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक कॉलेज से शुरू हुआ 47 में, जैसे मेरे फादर का एग्जाम्पल दिया। और इमेजिन करो, 32 साल की उम्र में डॉक्टर बनने गए, 36 साल की उम्र में डॉक्टर बने, और सेकंड ईयर उनकी प्रैक्टिस 1951 में 1500 रुपये महीने की होती है। 1500 इज ए लॉट, जी, इतना यू अंडरस्टैंड? यस, तो इसलिए होम्योपैथी सिस्टम इज ए न्यू सिस्टम, इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस साइंस इन द वर्ल्ड। एंड लोग क्यों जा रहे हैं होम्योपैथी के लिए? ओनली वन रीजन, रादर 2 रीजन। जी। तो ये जो होम्योपैथ है, ये जो क्यों लोग अपना रहे हैं, इस पे आप बात कर रहे थे। Homeopathy is getting popular not because of its merits alone, but because of side effects of allopathy. जी, माँ आती हैं रोते बच्चों को लेके, डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को इनहेलर ले रहे हैं, जी, और ये 5 साल हो गए हैं, रोज सुबह शाम को मैं इनहेलर दे रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा, केस खराब होता जा रहा है। उसका अब ये सिचुएशन हो गई है कि बच्चे को भूख भी नहीं लगती है। पहले कभी कभी देते थे, अब तो रोज ही देना पड़ता है। जी, एक तो एडिक्शन हो गई है, एडिक्शन हो गई है। दूसरा उसका साइड इफ़ेक्ट्स। जो एलोपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं जी, कि लोग भाग के होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, योगा की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं। जी, तो होम्योपैथी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया ना जी, कि एक बूंद लेके 99 ड्रॉप से जब डाइल्यूट कर लेते हो, 6 टाइम्स कर लो तो लाखों टाइम डाइल्यूट हो जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। आप उसमें पता नहीं कर सकते उसमें दवाई क्या डली हुई है। वेरी यू नाइस। अंडरस्टैंड? जी, और दूसरा, इट इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। एलोपैथी में तो ले नहीं सकते प्रेगनेंसी के हाँ, अंदर, बिल्कुल नहीं, मना करते हैं मना ना? करते हैं, तो हमारे पास आते हैं। जी, तो होम्योपैथी इज सेफ इन प्रेगनेंसी, होम्योपैथी इज सेफ। मैं तो यहाँ तो बोलता हूँ, एलोपैथी जब लेके आते हैं हम इमीडिएटली एलोपैथी नहीं छुड़वाते, धीरे धीरे छुड़वाते हैं उनको, अच्छा, सो दैट कि विड्रॉल सिम्टम न आए।
होम्योपैथी एलोपैथी से साथ चलती है। जैसे पेशेंट बेटर होता है हम एलोपैथी कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे उसका अब वास्तव में सारे केसेस ठीक होते, बच्चे का बताओ ना, विद इन 2 to 3 मंथ में सारे इनहेलर बंद कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर, मैक्सिमम 3 मंथ्स में 90% बच्चों के इनहेलर्स बंद होते हैं, दे लिव हेल्दी लाइफ। वेरी तो नाइस। होम्योपैथी हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड डॉक्टर से ज़्यादा होम्योपैथी लवर्स बहुत लाइक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आऊँगी उस टॉपिक पे जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्या है, वो इस वजह से है क्योंकि हमेशा हर दूसरा बंदा इसे झेल रहा होता है, और वो है एलर्जी। बहुत तरीके की एलर्जी होती हैं, उसके बारे में जानेंगे आपसे, और किस एलर्जी में क्या क्या ये आप होम्योपैथ में इलाज करते हैं उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले एलर्जी के बारे में पूरा विस्तार से बताइएगा। आपने जब बोला ना एलर्जी बहुत टाइप की होती है, जी। पहला एक सिंपल क्वेश्चन है, पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, अच्छा। मैं क्या खा रही हूँ या क्या खा रहा हूँ मैं, हाँ, ये भी बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है जी। मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। फिर डिफरेंट टेस्ट कराते रहते हैं। जी मेरे को जी ग्लूटेन की एलर्जी निकल गई, मुझे सीले की एलर्जी निकल गई, मेरे देखो ये लेवल बढ़ गया, डॉक्टर बोलते ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। मैं क्या सब कुछ बंद कर दूँ? तो आके पूछते हैं किस चीज़ से एलर्जी है। दिस इज़ अ वेरी इग्नोरेंट क्वेश्चन। वो आपको भी नहीं पता होगा, 99% लोगों को भी नहीं पता है। एलर्जी इज ऑलवेज एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मीन्स हेरिडिटरी। अच्छा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलर्जी। एंडोजेनिक जो माँ बाप से आती है, एक्सोजेनिक जो बाहर से आती है। बाहर से कहाँ से आती है? डस्ट, पोल्यूशन, जो खाना खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, पानी पी रहे हैं उसमें क्लोरीन डली हुई है, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें झाग किस चीज से आती है? साबुन से आती है। अब लेटेस्ट रिसर्च ये निकली है कि जो आप गाड़ी के जो टायर्स हैं, ये मार्च में रिसर्च आई है, उसके जो नैनो पार्टिकल्स जो हवा में निकलते हैं, जब उसको लेते हैं ब्रेन के अंदर प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकले हैं। अब उन्होंने ये भी सजेशन किया कि टूथब्रश भी आप 1 महीने के बाद चेंज कर दो। हाँ, क्योंकि ब्रशेस, अच्छा, ओके। रगड़ते हो, हाँ। और 1 साल यूज़ करते हो, उसको एक यूज़ करो फेंक दो। इसीलिए अब नई टूथपेस्ट कैसी आ रही है? क्लोराइड फ्री, SLS फ्री, सोडियम लॉरल ईथल सल्फेट, इसे साबन है। समझ गए? तो जितना आप केमिकल्स खाएंगे एलर्जीज होंगी। और सबसे बड़ा हैवक कहाँ से आ रहा है एलर्जी का? कहाँ से? जो आप अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोरोना में क्या हुआ? लोगों ने लाखों ने लगाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 2 बारी लगाओ वैक्सीनेशन, लोगों ने 4 बारी 6 बारी लगवा ली जी, डर के वजह से। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट आया, कहता है जब से मैंने वैक्सीन लगाई मेरे को जी रात को नींद नहीं आती है। एक ग्रुप आया, कहता है जी मेरी हार्ट की पैल्पिटेशन बढ़ जाती है अब। हाँ। एक ग्रुप आया मेरे पास जिसको मेरी मेन फील्ड स्किन, रेस्पिरेटरी, स्टमक एंड जॉइंट्स है, कहते हैं आपने सोराइसिस ठीक करा था डॉक्टर बख्शी, ये दोबारा आ गया। अच्छा। ये आया मेरे कोरोना के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद। एक ग्रुप आया जिसका पेट ही खराब रहता है। उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? मतलब अगर एक बार लगवाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2-3 बार लगवा ली। मैं आपको बूस्टर डोजेस कि जितना कम से कम लगा उतना बेटर है। नहीं लगा होता तो ज्यादा अच्छा है। ये आप अब लोग बोल रहे हैं। हाँ, अब आप गूगल से निकालो द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, निकालो तो कितने निकल रहे हैं। ओह, भरे हुए हैं। हाँ, पता है। अच्छा, वैक्सीन बनती किस चीज से है? एक डिजीज वायरस से बनती है। एक डिजीज वायरस को आप बनाते हो वैक्सीन, और हमारे को इंजेक्शन लगा रहे हो। द होल बॉडी इज वर्जन, द होल बॉडी बिकम्स बैटलफील्ड फॉर द इंजेक्शन टू इंटरेक्ट। एक छोटे से बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को, 5 महीने के बच्चे को वर्जन बॉडी है, उसको इम्यूनिटी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, उसको इंजेक्शन दे रहे हो, उसको सप्लीमेंट देनी शुरू कर दीजिए, आयरन दे दो। क्यों? मैं नहीं लिखता कभी, मेरी कंपनी बनाती है, मैं कोई लिखता नहीं टॉनिक्स। ये तो अच्छी बात है कि ये जो बच्चों के लिए बीच में हुआ था कि बच्चों के लिए भी आने लगेगा ये वैक्सीन, तो आप यूज कर सकते हैं, बट नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इन्होंने बहुत मिसयूज करा है इसको। जैसे आपने देखा कि कितने लीगली उसको प्रोसिक्यूट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये अब्यूज़ करते हैं, और अब्यूज़ करने से उनके पैसे बनते हैं, उनके, सॉरी फॉर सेइंग, कितने हॉस्पिटलों में केसेस बने हैं कि वो जी दबा के और डोजेस कर रहे हैं इंश्योरेंस पैसा कमाने के लिए। ये बेईमानी, जो लालच है ना, वो चीज़, दैट इज़ बैड।
वैक्सीनेशन इज बैड, अब्यूज ऑफ वैक्सीनेशन वेरी 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 बैड। जी। आप सुन के हैरान होंगे, मैंने अपने बच्चों को कम से कम वैक्सीन दी है मैंने। हम्म। मैंने 2-4 दिए होंगे शुरू में, तो बंद ही कर दी, मैं नथिंग डूइंग। मैंने आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, जितना आप नेचर से दूर जाओगे उतना सफर करोगे। उतनी प्रॉब्लम होगी। लोग टॉनिक बना के देते हैं, टॉनिक ले लो। व्हाट इज टॉनिक? पानी, कलर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये टॉनिक बन गया। अरे राइट इंडिकेटेड मेडिसिन इज द राइट टॉनिक। फजूल के अब्यूज मत करो दवाइयों को। इसलिए नेचुरोपैथी, होम्योपैथी इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। जी। साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो वही हम एलर्जी के लिए, एलर्जी में भी जो भी आप बता रहे थे, जो बहुत बता रहा हूँ कुछ। ये है एंडोजेनिक, जी। एक्सोजेनिक। जी। एंडोजेनिक कहाँ से आती है? माँ बाप से आती है। अच्छा। मैं ये बात को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जी। मैं ये बहुत बोलता हूँ, मेरी रिसर्च है जेनेटिक्स के ऊपर, पेडिग्री जो बोलते हैं। जी। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि सब कुछ माँ बाप से आता है। सब कुछ। सब कुछ। सच बोलना, झूठ बोलना माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन, बदमाश क्रिमिनल्स, नालायक पॉलिटिशियंस। सारे पॉलिटिशियन नालायक नहीं है। नालायक पॉलिटिशियन, उनकी औलाद कभी ठीक नहीं हो सकती। इन द जीन्स और क्रोमोसोम उनके अंदर वो ट्रेट्स आते हैं बेईमानी के। इसलिए जो एंडोजेनिक एलर्जी है ये मेन कॉज है। जैसे आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस गिरती है, माँ बाप के सिम्टम बाहर आ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब लड़कियां शादी बहुत लेट करा रही हैं, 28-30 साल से नीचे लड़की शादी नहीं कर रही। कहती मैं अपने टांगों में खड़ी हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। उससे भी ज़्यादा है बल्कि। हाँ जी। मैं अभी बता रहा हूँ, वो भी बताऊँगा आपको। मैंने 73 में पास किया था, डॉक्टर बना। 52 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मैं 18 से 19 लाख पेशेंट देख चुका हूँ एलर्जी ग्रुप के। और पहले बच्चे स्कूल पास करे, फर्स्ट ईयर में जाते लड़का देखना शुरू कर देते थे। जी। सेकंड ईयर में ही, थर्ड ईयर में शादी हो जाती थी। मतलब 22 साल से पहले बच्चा भी हो जाता था। हाँ, 23-24 में तो। हाँ। और मैंने रिसर्च में ये देखा, जिस बच्चे का डिलीवरी हुई और सिजेरियन हुआ है उसमें दर्दें बहुत आ रही हैं। हाँ। पेन्स। तो माँ आके बोलती, डॉक्टर साहब मेरी बच्चे का नूर ही ख़त्म हो गया, ये दर्दें आ गई हैं। फिर मैंने देखा कि ओहो, इसकी माँ भी मेरे से दवाई लेती, इसको दर्दें हैं। दादा, बेटा, पोता, उसका बच्चा, मेरे पे 4 जनरेशन आ रही है क्लिनिक्स में। और मैंने कहा ओहो, माँ को भी दर्दें हैं, नानी को भी दर्दें हैं, बच्चों को भी आ गई। क्यों आई? जैसी सिजेरियन हुआ बच्चे का, लड़की का, उसका बॉडी को शॉक मिला। पुराने ज़माने में 40 दिन का रेस्ट देते थे डिलीवरी के बाद। उसको जापाई वगैरह बोलते हैं। और प्लस पिनियाँ खिलाते थे देसी घी की। हाँ, गरम। जी। अब कहाँ है? अब चौथे दिन बोलते का वॉक करो। यू आर गिविंग शॉक टू द बॉडी। हाँ। व्हेन यू गिव शॉक टू द बॉडी और रीइंफोर्स होता नहीं है तो माँ बाप के सिम्टम बाहर आ जाते हैं। आप ये बात नोट कर लेना, जिस सब कुछ माँ बाप से आता है ना, मैंने जो बोला है। और जो एलर्जीज की बात कर रहे हो आप, ये 4 ग्रुप्स में अटैक करती है। कैसे सर? और एलर्जी के 3 सिम्टम होते हैं, सूजन, इन्फ्लेमेशन, इचिंग। ये करेगा कान में ऐसे करके। हाँ। डैंड्रफ, इचिंग, कहीं भी बॉडी में इचिंग, ये एलर्जी है। अच्छा, ये ठीक है। इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस एंड इचिंग। ड्राइनेस, एलर्जी पेशेंट की स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। वो मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर देते हैं और खुजली करते रहते हैं ना। जहाँ स्किन आएगी उसके साथ रेस्पिरेटरी आएगा ही आएगा। हाँ। ये बात समझ लेना। जी बिल्कुल। खांसी जुकाम अकेला आया नहीं है, खांसी जहाँ आएगी उसके साथ स्किन भी आएगी। अच्छा। स्किन एंड रेस्पिरेटरी आर वन। ओके, मतलब अच्छा, ये तो भाई किसी को पता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, आप अपनी फैमिली में देखना कि मतलब स्किन अगर हुई तो आपके बहन भाई को किसी को खांसी जुकाम मिलेगा, या मम्मी या पापा में, दांत को नानकों में, दोनों तरफ मिलेगा। मैं आपको जितने कार्ड बोलो दिखाता हूँ फैमिली हिस्ट्रीज। मेरी बुक आ रही है, उसमें मैं आपको जितने बोलो, आप बैठे मुझे ईमानदारी से बताओ, आपके घर में जुकाम, स्किन, पेट या जोड़ों दर्द है किसी को? हाँ सर, है, होता ही। हाँ जी। ये जो एलर्जी है, जहाँ स्किन आएगी वहाँ रेस्पिरेटरी आएगा। जी। दोनों बहन भाई हैं, जुड़े हुए बहन भाई।
दूसरा पेट सेंसिटिव होएगा, जहाँ पेट आएगा वहाँ दर्दें आएंगी। जितने पेशेंट्स को पेन्स होते हैं उसको मसाज कराते बड़ा आराम आता है। जैसे उसको मसाज करो तो वो गैस निकलती है उनके अंदर ऐसे करके। अच्छा। आप देखना, जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो रिलेट कर लेंगे। पेट और गैस, आर्थराइटिस एक ही ग्रुप है। अब देखिए, आर्थराइटिस, आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का दर्द। स्किन की तकलीफ होगी, डर्मेटाइटिस, आइटिस, गैस्ट्राइटिस, समझ गए, ब्रोंकाइटिस, आइटिस। ये चारों जगह जाके इन्फॉर्मेशन पैदा करती है। और कहाँ इन्फॉर्मेशन होती है? जहाँ हमारी दुश्मन कहाँ अटैक करेगा आपको, जहाँ आपकी डिफेंस वीक हुई, जहाँ पे कमजोर जगह देख के अटैक करता है। ठीक है। एलर्जी वहाँ ब्लड में जब हिस्टोमिन टूटते हैं सेल से, वो ट्रेवल करते हैं, जब ब्लड फ्लो में जाते हैं अंदर, तो जाके जहाँ आपके माँ बाप की कमजोरियाँ हैं वहाँ जाके, अगर आपके घर में खारिश की तकलीफ है, वो स्किन में जाके चिपक जाएगी। एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ से लेके पैर तक स्किन है। ये तो हो गई एक्सटर्नल स्किन जी। एक होती है इंटरनल स्किन, ये भी स्किन है, पेट के अंदर भी इंटरनल स्किन है। तो जब पेट में जाती है, जिसके घर में माँ बाप के अंदर पेट सेंसिटिव है, वहाँ सूजन पैदा कर देगी, वहाँ गैस पैदा कर देगी, गैस्ट्राइटिस पैदा कर देगी, हार्ट बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप एलोपैथी दवाई से दबाओगे उसको, उसमें अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे, और दबाओगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, खून निकलेगा 10 में, फिर क्रोन डिजीज। तो एक खांसी जुकाम सिंपल जो है ना, जब उसको तुम ठीक नहीं कर पाते हो, एलोपैथी दवाई देते हो, सप्रेस करते हो, तो आपका किसी को खांसी जुकाम है, टॉन्सिल्स सबसे पहले इलाज होंगे। ये दो चौकीदार है, ये इलाज हो जाएंगे। और इसके बाद फिर दबाओगे, एंटीहिस्टामिन एंटीबायोटिक्स दोगे, नाक की हड्डी बढ़ जाएगी, जिसको एडिनोइड्स बोलते हैं। जब एडिनोइड्स बढ़ जाएंगे, उसका पॉलिप्स, नाक की नेज़ल पॉलिप्स बढ़ गई, वो बोले ऑपरेशन कर दो। अब ऑपरेशन कर दो, करने के बाद 1 साल के बाद 6 महीने 2 साल फिर दोबारा हो जाएगा, बिल्कुल होएगा, 100% होएगा। अच्छा। तो आपको किसी बीमारी को दबाना नहीं है, उसको क्योर करना है। ये प्रभु ने आपको नेचुरल ग्लैंड्स दिए हुए इन्फेक्शन रोकने के लिए। So a simple tendency to catch cough and cold, not treated properly, gets converted into bronchitis, asthma, courtesy strong, harsh medicines of allopathy. आप हमारे होम्योपैथी भेजो ना बच्चों को, मेरे को जी, मैं दिखाता हूँ आपको 3 महीनों कैसे ठीक नहीं होता है। तो एलर्जी अटैक्स 4 एरियाज, स्किन में एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स। 50 साल का आदमी आके कहता है, मैं तो जवान तो हूँ नहीं, मैं तो एज हो गई, अब मेरे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं? वो पिंपल्स नहीं है, वो भी एलर्जी है। और उनके अंदर हल्की सी खारिश भी मिलती है एक्ने के अंदर। डैंड्रफ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोराइसिस। सोराइसिस क्या होता है? छिलके निकलते हैं, सरफेस पे छिलके निकलते हैं, और सर्दी में बढ़ता है। ऑल स्किन सिम्टम आर वर्स इन समर्स, सोराइसिस इज बेटर इन समर्स। अब जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा, देखो डैंड्रफ कब आती है? सर्दियों में आती है, और खारिश भी सर्दियों में बढ़ता है, और गर्मियों में भी होता है। गर्मियों में तो और ज्यादा हो जाता है खारिश। सोराइसिस जो है वो सर्दी में बढ़ेगा, और गर्मी आएगी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो खारिश होती है वो गर्मी में बढ़ती है और सर्दी में बेटर हो जाती है जी। सो डैंड्रफ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोराइसिस। एंटी डैंड्रफ शैम्पूस कोई काम नहीं करेंगे, मेरी कंपनी बनाती है, मैंने लिखता। हमारी एक दवाई आती है डैंड्रफ एड। आप उसको एक गोली दिन में 3 दफा 2-3 महीने दो ना, देखो सर का डैंड्रफ, सो कॉल्ड सोराइसिस कहाँ जाता है। ओके। जैसे खारिश होती है, एक फार्मूला डी है हमारी कंपनी की, वैक्सन की, एक गोली सुबह शाम दो, हर दवाई 2-3 महीने ट्राई करो। ए सिंपल टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड की हमारी ड्रॉप्स बहुत चलते हैं, वैक्सीन के बी ड्रॉप, B33 खांसी के लिए, B22 साइनस के लिए, अस्थमा के लिए B49, और एक सबसे रामबाण दवाई मैं आपको बताता हूँ आज, थ्रोटेड, हाईली इफेक्टिव फॉर थ्रोट। किसी का गला खराब हो रहा है, खराश हो रही है, ठंडी खट्टी चीज़ खाइए, आप उसकी एक गोली खाओ, खाने के साथ खाओ। लोग कहते हैं आधा घंटा पहले कुछ खाना, आधा घंटा बाद में कुछ खाना हो। बच्चे स्कूल में जाते हैं, मैं कहता हूँ पार्टी है ना, उनकी बर्थडे पार्टी, आप उनको मैंने ये ब्लिस्टर पैक्स अपने लिए भी रखे हैं, थ्रोटेड के। अच्छा, साथ में थ्रोटेड। हाँ। ये इसके आप बच्चों को 2 खाने से पहले पार्टी में जाते हुए, पार्टी में एक और खाए, वापस आके फेंक लाए, देखो गला खराब ही नहीं होगा। टॉन्सिलेट हमारी दवाई है वैक्सीन की, एक गोली दिन में 3 दफा दो। एक दवाई को 2-3 महीने ट्राई कर लो, 99% पेशेंट्स विल से आई स्वेयर बाय इट, उनके एंटीबायोटिक्स बंद हो जाएंगे, इनहेलर्स बंद हो जाएंगे उनके सब।
ओके। तो होम्योपैथी इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज ये जड़ से पकड़ती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड लॉन्ग टाइम रिलीफ है, लॉन्ग टाइम, लंबा हो सकता है 10 साल के बाद फिर हो जाए, क्योंकि जेनेटिक है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है वो जड़ से नहीं जाती कभी भी। अच्छा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो अच्छा। एलर्जी की बताई मैंने। ये तो आपने एक बहुत बड़ा मिथ जो है वो ब्रेक किया है। जैसे कि एलर्जीज को लेकर ये होता है कि होम्योपैथ में एलर्जीज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, तो आपने वो बताया कि नहीं, खत्म हो जाती है लेकिन जड़ से नहीं जाती। जड़ से नहीं जाती, ये बड़ी बात है। 5 साल के बाद स्किन तो रेस्पिरेटरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा पोल्यूशन में बैठे हैं, पोलस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स खा रहे रोज, कीड़े मारने की दवाइयाँ, जी। वो तंग करेंगे आपको। लेकिन होम्योपैथी से आपकी रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग रहेगी। अच्छा। ये मत भूलना कभी बात में। तो बेस्ट एरिया है होम्योपैथी का स्किन, रेस्पिरेटरी, खांसी जिसको बोलते हैं, और ये नेजल पॉलिप्स, B22 ड्रॉप्स जो मैं बता रहा हूँ, एंड स्टमक, जी। और आर्थराइटिस। हमारे रूमेट सिरप आता है स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क क्या है? L4, L5, S1 वर्टिब्रा के अंदर डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है। दैट इज आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। रूमेट सिरप दो उसको, 2 महीने में देखो, इज गोइंग टू बी मच बेटर। सो होम्योपैथी का जो एरिया है, यहाँ एलोपैथी का कोई आंसर नहीं है। एलोपैथी इज एन एक्सेलेंट साइंस, अगेंस्ट नहीं बोलता मैं एलोपैथी के। आई हैव एलोपैथी हॉस्पिटल ऑल्सो। जो एक्यूट इमरजेंसी है उसको हम क्या करेंगे? हाँ, एक्यूट में तो आपको जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी। वी आर फिजिशियंस, वी आर नॉट सर्जन्स। ओके, ये भी है। हाँ, आज मेरी टांग टूट जाती है तो मैं अपने हॉस्पिटल में जाऊंगा ना, जाओगे ऑब्वियसली, दवाई ले लूंगा होम्योपैथी जल्दी यूरिन के लिए। एंड बड़ी बीमारियों के लिए एक बात बताइएगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि नहीं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का या हार्ट जैसी बड़ी कैंसर का बीमारी तो इलाज कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है ना। तो आप अब मैं आपको कैंसर तो चलो बहुत सीरियस बात बहुत है। सीरियस मैटर है। अब मैं आपको बताता हूँ जेनेटिक प्रॉब्लम्स और हम्म हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटीज, ये सारी चीज़, ये भी हेरिडिटरी है। ये भी हेरिडिटरी है। अच्छा। ये चारों लाइफ लॉन्ग हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेनी पड़ती है आपको। एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदा लो, अच्छा, मतलब आपको ये इसमें भी लेनी होंगी। लाइफ लॉन्ग। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर जेनेटिक हेरिडिटरी है। हाँ। पाइल्स, आप पता करो किसी को ब्लीडिंग हो रही, पूछो किसको है, हाँ जी मेरी बुआ को थी, मेरे फादर को थी, मेरे फादर को है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशंस, सिजोफ्रेनिया, जेनेटिक ट्रेट्स मिलेंगे। और एंग्जाइटी, घबराहट हो जानी, जी, और जल्दी जल्दी काम करना, ADHD, ये पूरे सिम्टम आते हैं, ये जेनेटिक है सारे। ये सारे जेनेटिक हैं। अच्छा, अभी मैं आपको जो अभी हम लोग थोड़ी एलर्जी पे बात कर रहे थे, एलर्जी में जैसे अभी आपने बताया कि कई तरीके की एलर्जी आपने बताई है ना, जिसमें आपने स्किन के बारे में बताया। तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप दवाइयाँ तो स्किन के लिए आप देते हैं, इसके अलावा जैसे जो स्किन से रिलेटेड जो जेनेटिक है वो तो है, बट दवाइयों के साथ साथ और हम क्या क्या अपनी चीज़ें लाइफस्टाइल में क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये स्किन वाली एलर्जी प्लस रेस्पिरेटरी मैं चारों के बता देता जी, हूँ। इन चारों के बारे में मुझे विस्तार से बताइएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफस्टाइल में बदलाव, प्लस जो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयों के बारे में आप बताएंगे, दवाइयों में भी हम लोग क्या क्या, मतलब कुछ परहेज, ये सब कुछ हमें बताइएगा। और जो ये मौसम चल रहा है, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पे भी, क्योंकि दिल्ली NCR में तो बहुत ज़्यादा है ये नाक वाला जो बहुत, सारे वर्ल्ड में ज्यादा है। जी, अच्छा, मतलब वर्ल्ड में है, बट इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। इंडिया इधर तो पोल्यूशन तो भरा उन पड़ा सब के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, बताता सब चीज़ों के बारे में। जी। है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक हेल्थ रिजीम बनाओ एक्सरसाइज का। अच्छा। सबसे पहले जरूरी है उठते ही आप अलोम विलोम कपाल भारती करो, ब्रीदिंग तो करना ही है, आधा घंटा करना ही करना है, कुछ हो जाए। अच्छा, ये है, कपाल दूसरे भाती। नाक से इधर से लिया, यहाँ से इधर से निकाला। किसी योगा टीचर से सीख लो, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीख लो। एक्सरसाइज 1 hour a day is a must, 5 times a week। देखा, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई एक्सरसाइज से क्या होता है? सबसे पहले होता है जब एक्सरसाइज करते पसीना आता है, लॉ ऑफ एलिमिनेशन, जितने जो कचरा खाया हुआ हमने, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो पसीने से बाहर निकलते हैं। और अगर पसीना ना आए तो मान लीजिए, जैसे हम लोग अगर सर्दियों में भी करते हैं, कुछ लोगों को ये भी कहते हैं कि भाई पसीना कोई ज़रूरी नहीं आए, किस ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है। 20 मिनट आप
रूम टेम्परेचर रखो ना, एसी मत चलाओ बहुत। हाँ, एसी मत चलाइए। आप रूम टेम्परेचर में रखो ना, उसको 24 एसी चलाओ, 25 रखो, गर्म थोड़ा रहे। एसी चला सकते हैं वैसे? बिल्कुल 25 का रखो ना टेम्परेचर पे, और पसीना आएगा। 20 मिनट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, एक साइकिल ले लो अच्छी से, घर में रख लो। ठीक है। आप लड़कियां लोग तो ज्वेलरी डायमंड कपड़ों में बहुत लगाते हैं हाँ, पैसा, साइकिल पे लगा दे इस बार। आप इस पे लगाओ। जी। आधा घंटा साइकिलिंग रोज करो, स्पीड 4 से शुरू करो, और देखो 20 मिनट के। अच्छा, शुरू में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करनी, 10 मिनट्स करो, फिर 4 दिन के बाद उसको थोड़ा और बढ़ा लो। आधा घंटा एक्सरसाइज आप करो 15 दिन के बाद। एकदम नहीं कर सकेंगे, एकदम करेंगे तो हाँ ये मर गया मैं तो, दर्द शुरू होगी। 20 मिनट के बाद बॉडी गर्म होती है, पसीना आना शुरू होता है। वो वार्म अप टाइप जो बोलते हैं, वार्म अप। 30 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग इज अ मस्ट। नहीं कर सकते, कोई सीनियर सिटीजन है तो वॉक कर ले। बट योगा जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यंग बच्चों को सबको बोलता हूँ, जितने आते हैं ना। कल एक लड़का आया मेरे पास, हिमांशु, 3 दिन पहले। मैं कहा यार तेरे बड़े अच्छे डोले तेरे बने हुए। कहता अंकल आप भूल गए, आपने तो मुझे मोटिवेट किया था। ब्यूटीफुल मसल्स ही हैज मेड। वो मेरे दोस्त का बेटा है। तो मैंने कहा यार, कहते मैंने पिछली बार भी आया था, तो उसकी वाइफ कहती पिछली बार फुल स्लीव शर्ट पहन के आए थे, अब तो टी शर्ट पहन के आए, छोटी वो भी पहन के। अब कहता दिल करता है मेरे, वाइफ कहती है दिखाने के लिए पहनते हैं छोटी टी शर्ट। तो एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट। कहता जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मेरा जुकाम ही नहीं है। जो 24 घंटे मेरे को छींकें आती थी, मैं आपके हर 15 दिन के बाद 2 महीने में आ जाता था कि मेरे को दवाई दो जुकाम। अब मैं देखो कितने साल के बाद मेरे जुकाम ही नहीं हो रहा है। अलो बॉडी की रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगी ना। आप वेट ट्रेनिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। मैं आपको बता रहा था लॉ ऑफ एलिमिनेशन, फिर उसके बाद नींद अच्छी आती है, लॉ ऑफ रिलैक्सेशन, लॉ ऑफ इमोशनल स्ट्रेस खत्म हो जाता है, लॉ ऑफ न्यूट्रिशन, बैलेंस फूड खाओ, देन लॉ ऑफ सर्कुलेशन, हर सेल अपना वेस्ट बाहर फेंकता है। ये 5 नेचुरोपैथी के लॉज हैं। मेरे गुरु डॉक्टर दिनशा मेहता हुआ द फर्स्ट नेचुरोपैथ ऑफ द कंट्री। महात्मा गांधी के फिजिशियन थे। नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ पूना जो है, उन्होंने दान की थी गवर्नमेंट को। उनकी बुक्स में ये लिखा हुआ 5 लॉज ऑफ हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू एक्सरसाइज एंड देन ईट व्हेन यू हंग्री। ओह, मतलब ऐसे नहीं कि आपको 5 टाइम आपको खाना ही है। 5 कौन खाता है? हाँ, मतलब 6 इन नहीं, छोटी छोटी मील्स जो है वो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हंगर। नंबर 1 इज हैबिट हंगर। 1 बज गया, हाँ, या ब्रेकफास्ट 9 बजे खानी, जल्दी करो लाओ, 1 पराठा खाना है, 2 खाने, या 4 टोस्ट खाने, 2 खाने। मतलब नहीं है मन तो मत खाओ। क्यों खाओ? क्यों खाओ, सही बात है। महर्षि तो 1 मील खाते हैं 24 घंटे के अंदर। सेकेंड इज मेंटल हंगर। ऑफिस में समोसा खाते देखा किसी को, हाथ मार दिया, मिठाई पे हाथ मार दिया। एंड थर्ड इज अ स्टमक हंगर। थोड़ी भूख लग रही है, यू नो, कुछ खा लें। हाँ, ये तीनों गलत हैं। वेट फॉर 1 आवर मोर, लेट द बॉडी हंगर स्टार्ट। आपकी रिंग ढीली होनी शुरू हो जाए, आपकी पेंट ढीली होनी शुरू हो जाए। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए जैसे ये फील एक दिन करके देख लो ना। ठीक है, ऐसा करते हैं। हाँ, दिन करके अच्छा, देख लो। ओके। आप एक दिन ब्रेकफास्ट मत खाओ, 1 बजे देखो खाने कैसे भूख लगती है आपको। और एक दिन लंच मत खाओ, और डिनर में देखो कैसी भूख लगती है। सुबह उठते ब्रेकफास्ट कहो मुझे तो कुछ खाना है मैंने। ईट व्हेन यू हंग्री, एंड देयर शुड बी गैप ऑफ मिनिमम 4 to 6 hours। ये थोड़ा थोड़ा खाना कौन याद रखेगा? थोड़ा थोड़ा खाना कितना खाना है? आप यू बी सरप्राइज्ड। मैं सुबह कुछ नहीं खाता हूँ, सिर्फ पपीता खाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा। और 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फिर दोपहर को 1 रोटी सिर्फ ज्वार की या बाजरे की, मतलब वही मिलेट्स वगैरह। मिलेट्स। मैं वीट नहीं खाता। वीट आपने नहीं मेरा खाया? वेट की टेंडेंसी है, मेरे घर में बहुत मोटापा है। मैं अगर आज खाना शुरू कर दूं, मैं 5 से 10 किलो महीने में वेट बढ़ा लूंगा मैं। अच्छा और है। रात को सूप्स। ओके। तो आपको ध्यान रखना है। कहते हैं नींद, भूख, लस्सी और लड़ाई जितनी मर्जी बढ़ा लो। लस्सी के 2 क्या ग्लास बोला अभी? बहुत अच्छा था। नींद, हाँ, सोमू रेस्टलेस बन जाओ। हाँ। 18 घंटे जापान के रेस्टलेस मोटू जो होते हैं। नींद, भूख, ये बैलून ही है ना, इसको फुलाना ही है ना। 2 की जगह 4 खाओ। लस्सी
2 गिलास पड़ी, कोई गेस्ट आ गया तो पानी और डालो, 3 गिलास बना के दे दो। लड़ाई महाभारत करो, आप भी मरो, अगले को भी मार दो। तो यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। एक्सरसाइज, ईट व्हेन यू हंग्री, ईट स्मॉल। अगर आपने 3 रोटी खानी है, धीरे खाओ, जल्दी मत करो। 2 के बाद रुको, देखो जरूरत है और हाँ, ठीक है। कई बार मानसिक से लगता है कि मतलब मेंटल हंगर। जी। एंड देन कम्स, जो मैंने आपको बात बोली है, मैं सख्त खिलाफ हूँ दारू के, अल्कोहल के। ये नहीं मैंने नहीं पी, मैंने बहुत पी, छोड़ दी। इट्स बैड फॉर हेल्थ। हाँ, अल्कोहल इज अ टॉनिक एंड पॉइजन टुगेदर। जिसको सूट करता है 1-2 पैक पी लो, कोई बात नहीं। जिसको सूट नहीं करता, सुबह उठता है, ओह सर में दर्द हो रहा है, बॉडी सो रहे हैं, चिड़चिड़ापन, हैंगओवर, डोंट टच इट, इट्स अ पॉइजन फॉर यू। यूरोप सारा पीता है, बट तमीज से पीते हैं वो। वाइन पियेंगे, 1 गिलास पियेंगे, चले जाएंगे काम पे, थोड़ा सा। हाँ, इट्स लाइक ए टॉनिक फॉर देम। एंड लास्टली एंड अबव ऑल, लेट मत सो कभी भी, लेट नाइट्स नहीं। अच्छा, लेट नाइट नहीं। खाना 7 बजे कोशिश करो खत्म करने की, ओके। 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। एंड यू मस्ट गो टू स्लीप बाय 10 at night एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग उठो, फ्रेश हो, में अलाउ लोग कवार भर्ती करो ना, एक्सरसाइज करो। 1 घंटा तो चाहिए, जो अक्षय कुमार बोलता है। हाँ, जिसने सुबह का सूरज नहीं देखा और 1 घंटा नहीं दिया खुद को, तो बेकार है। हाउ कैन यू डू दैट? हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ है। पैसा तो सब, मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सीजेस टू एग्जिस्ट। आपका 50 लाख है, 1 करोड़ है या 100 करोड़ है, कोई वैल्यू नहीं है। और क्या सर, वो तो है। ये आंकड़े, ये दिमाग कि मेरे इतनी प्रॉपर्टी, मेरे इतना पैसा, सब यही रह जाएगा। हेल्थ नहीं रहेगी। ओल्ड एज सबको आएगी, मेरे को भी आएगी, आपको भी आएगी जी। इस टेबल की लाइफ ज़्यादा है, हमारी दोनों की कम है। और बुढ़ापा मत खराब करो, व्हील चेयर में जल्दी मत आओ। अगर सुबह उठो जल्दी, एक्सरसाइज करो, जितना ज़रूरत है उतना खाओ। एंड लास्टली, ये जो फ्राइड चीज़ें, अल्कोहल ज़्यादा, इसका इस्तेमाल मत करो और जल्दी सो जाओ। जल्दी सो जाओ। ये आप करके देख लो। आप जाते हैं ना, जितने भी आश्रम हैं ये बने हुए, हाँ, जिसमें सुबह 4 बजे जगा देते हैं वहाँ। हाँ, योगा जो करो। आयुर्वेदा वगैरह वाले में। बिल्कुल। जी। अभी जो मेरे पेशेंट्स होके आए हैं, वो कहते हैं सुबह 4 बजे। भाई 4 बजे तो बहुत जल्दी, भाई एटलीस्ट 6 बजे जगाओ उनको। अलोम विलोम, कपाल भारती, योगा, और कितना लौकी का सूप। मेरे घर में 7 सूप बनते हैं हर रोज एक अलग। कौन कौन से? लेंटिन जो है, मूंगी की दाल का, घिया का, मशरूम का, मिक्स वेजिटेबल्स का। एक दिन मेरा नॉन वेज बनता है, चिकन सूप बनता है। अच्छा। और एक दिन हमारे को बाहर खाना होता है, तो थोड़ा सा 1 रोटी मैं बाहर खा लेता हूँ रात को। आज जैसे बाहर जा रहा हूँ, खा लूँगा उधर, अदरवाइज नहीं। बाई 7:30 माई डिनर इज ओवर। मैं शादी में खाना नहीं खाता फालतू। तो शादी में जाते हैं तो फिर क्या खाते हैं? मैं हल्की सी मीठा खा लेता हूँ, थोड़ा सा खाने के लिए में। खाने की जरूरत क्यों है? हाँ, ये भी है। भाई एक बताइए, मन पर कंट्रोल। मन पर है। हम खाते पीते घर के हैं भाई। हमें कमी तो नहीं है। हमारे घर में तो शेफ लगे हैं, खाने बना रहे हैं हमारे लिए। वो तो बेचारे खुश होकर खिलाते हैं। अपने जवान को रोको, टेस्ट को रोको। जितना जरूरत है उतना खाओ ना, क्यों खाते हो फालतू? फिर डाइटिंग करते रहते हो, मेरा पेट बढ़ गया, ये मेरा पेट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया। क्यों? एक्सरसाइज करोगे वेट भी नहीं बढ़ेगा। हेल्दी रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। वेट के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी हाथी को पतला कर सकते हो? नहीं ना। एक जेनेटिक जो होता है ना, मोटापा, जैसे ऋषि कपूर, शशि कपूर, शमी कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सारे मोटे। हाँ, सारे मोटे। बट ये जो उनके बेटे हैं जो है, वो तो अपनी लाइफस्टाइल से थोड़े पतले हो गए। बट शायद उनको करोड़ों रुपए मिलता है एक पिक्चर के लिए, एक ऐड के लिए। उसके चक्करों में वो खाते नहीं, भूखे मरते रहते हैं सारा दिन। आई यूज द वर्ड भूखे मरते रहते हैं। आई डोंट वांट नेम फिल्म स्टार जो मेरे दोस्त हैं, वो खाते ही कुछ नहीं है। रोटी चावल मीठा टच ही नहीं करते हैं। आई हैव बीन टोल्ड, अनिल कुमार, अनिल जो है एक्टर, अनिल कपूर, हाँ जी। बट वो कितने फिट वो हैं? 2 आदमी साथ रखे हुए हैं, जब मैं खाऊं तो मुझे रोक दो। बाप रे। ये उस इंटरव्यू में सुन रहा था मैं। अच्छा। तो आपको डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। और मिस यूज ऑफ एलोपैथी दवाई मत खाओ, होम्योपैथी खाओ, नेचुरोपैथी लो, आयुर्वेदा ले लो। अच्छा। पर अवॉइड करो, गो टू होम्योपैथी। बॉडी को टॉक्सिक मत बनाओ।
ये मैंने आपको नहीं बोल रहा, जी। मैंने अपने आप करता हूँ ये मैं। मेरे घर में कोई कोक पेप्सी नहीं आता, पॉइजन है वो। हम नींबू पानी पीते ना, खीरे का जूस पीते हैं नींबू डाल के, बड़ा अच्छा टेस्टी है। हाँ तो ऑब्वियसली वो very तो बहुत good. ही अच्छा होता है। तो एंड बी मोर वेजिटेरियन। मैं नॉन वेज कहता हूँ खाओ, ज़रूर खाओ, बॉडी के लिए एनिमल प्रोटीन चाहिए। और इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो हम तो सरदार जो हैं, वॉरियर्स हैं। आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ मैं। आपको पता है सरदार ये कहाँ से बने? हम सारे हिंदू हैं। हाँ जी गुरु नानक से गुरु तेग बहादुर, जी। गुरु अमरदास, गुरु अमर राय, ये हिंदू थे। गुरु गोविंद सिंह बिहारी थे। ये फौज उन्हें बनाई थी मुगल एम्पायर के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जब वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे। ये ड्रेस बनाई उन्होंने, फील्ड आर्मी बनाई टू फाइट अगेंस्ट मुगल एम्पायर। तो वी आर हिंदूज, हम वॉरियर हैं। हम तो जाएंगे तो वो हमें तो जंगलों में मार के खाना पड़ेगा। वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है। ये पगड़ी एक हेलमेट थी प्रोटेक्शन के लिए। जी। तो इसलिए नॉन वेज इज इम्पॉर्टेंट, बट मेरे तो थोड़ी सी घबराहट होती है जब एनिमल को देखता हूँ मारते हुए। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, फिर मैं अवॉइड करता हूँ टू मच नॉन वेज लेने के लिए। अच्छा अभी हम लोग अभी डाइट लाइफस्टाइल की बात अभी कर रहे थे, आपने बताया, बहुत कुछ बता दिया आपने। तो अब मैं एक उसी में से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे जो एलर्जीज़ होती हैं वो एक एक वक्त में ही इतना ज़्यादा ट्रिगर कैसे हो जाती है? जैसे कि जैसे मौसम बदलता है तो उस हिसाब से वो एलर्जीज़ ट्रिगर होती है, और उसको कैसे, उसमें कैसे बचें? मैं आपने ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं एक बात भूल गया, वो भी बताऊँगा अभी जी। आपको। देखिए, चेंज ऑफ वेदर में एलर्जीज बढ़ती हैं। एकदम जब चेंज ऑफ वेदर आता है बॉडी को शॉक मिलता है, एकदम कपड़े उतारते हो, पसीना आता है आपको, एकदम मत करना। एकदम ठंडा पानी पीते हो, ऐसे मत करना। जिसकी बॉडी सेंसिटिव है, नॉर्मल आदमी कर सकता है। जो चेंज ऑफ वेदर है उसमें बॉडी को शॉक मिलता है जी। तो जैसे ये बरसात का मौसम है, ये अस्थमा का सीज़न है, दर्दों का सीज़न है। आपको पता है ये सीज़न में ये चीज़ें आती हैं, तो बी केयरफुल। होम्योपैथी प्रिवेंटिव दवाई खा लो, अच्छा। है ना, और एक्सरसाइज करोगे। एंड लास्टली जो आपने बात बोली है ना कि डाइट के बारे में, जैसे अस्थमा है किसी को, अस्थमा का मतलब सांस नहीं आता है, खांसी, सांस नहीं आएगा, कंजेशन होगी। इनके लिए हमारे डाइट चार्ट्स बने हुए हमारी क्लिनिक के अंदर। अच्छा। कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, लेजर चीज़ें होती है, भिंडी, अरबी, ये बलगम पर प्रोड्यूस करती हैं। ये सब नहीं खाना? अस्थमा पेशेंट को जिनको तकलीफ होती है, ये चीज़ खाने से उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाबा, अच्छा, ये किसी को नहीं पता। आप सब खा सकते हैं। हमारे चार्ट में हम देते हैं, बोलते हैं देखो आपको चेकलिस्ट दे रहे हैं, इसमें देख लो आपको कुछ चीज़ से तकलीफ है। वो अपना भी कहता है, हाँ जी मेरे को तो दही भी सूट नहीं करता है, नींबू पानी सूट नहीं करता, गला पकड़ा जाता है मेरा, अचार सूट नहीं करता है, मैं थोड़ी देर अवॉइड करो। इसके अलावा और क्या क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हम खाएं और क्या क्या ना खाएं। सब कुछ खाओ जो आपको सूट करता है। अच्छा। मैं कहता हूँ कभी चीज़ छोड़ो मत, सब कुछ खाओ। लेकिन होम्योपैथी दवाई लोगे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जैसे गले की मैंने बताया, आप थोड़ा खाओ तो सही, देखो मैजिक है गोली। तो गला खराब है, इमीडिएटली होम्योपैथी खाओ। एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ मत करो, एंटीहिस्टामिन का अब्यूज़ मत करो। तो अब जैसे एक्जिमा है, उसके लिए मैं सबसे पहले मैं उनको बोलता हूँ अल्कोहल इज़ ज़ीरो, गर्मी प्रोड्यूस करेगी, साइड इफेक्ट होता है उसका। दूसरा मीठा, वो स्पेशली चॉकलेट्स। अच्छा नहीं खाना, हीट आएगी ना मीठा खाने से, एक्जिमा जब वो खुजली खराश। अच्छा जिनको सूट करता है वो खा सकते हैं। अच्छा। अब सर्दियों में पट्टी खाते हैं गुड़ की, हाँ। उससे खारी पड़ती है। और कॉफ़ी कई को सूट नहीं करती है। तो आप ही डिसाइड करो, हमारी तो चेकलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर। अच्छा। और पेट के लिए जो डाइजेस्टिव वाला जो है इश्यूज, नहीं जो पेट, हाँ जिसके पेट सेंसिटिव है, हाँ, उसके डाइट के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इंडिया का स्टेपल फूड पिज़्ज़ा नहीं है। हाँ। बर्गर से पिज़्ज़ा कम खाओ। हाँ ऑब्वियसली। पिज़्ज़ा खाएंगे, मैदे खाओगे, दैट्स नॉट अ गुड फूड। हिंदुस्तान का फूड सबसे बेस्ट है। मैं सारा वर्ल्ड घुमा, अभी मैं हॉलैंड, बेल्जियम था, वहाँ क्या है, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ाज और बियर, दबा के खा रहे हैं। सब्जियाँ है ही नहीं, एक आलू है, एक थोड़े टमाटर हैं और एक दो सैलड्स देखे मैंने। हिंदुस्तान में देखो कितनी सब्जियाँ हैं, कितनी सब्जियाँ हैं, वैरायटी है, खाने पीने का भी बहुत है। कमाल। सारे वर्ल्ड घूम के आ जाओ, हिंदुस्तान जैसी जगह नहीं मिलेगी आपको।
जी। अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आप बहुत सारा सब कुछ आपने लगभग बता दिया, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की। अब मैं जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे फूड हैं जो आप हमें बता दीजिए, जो कि लोग अपने डाइट में शामिल करें, चाहे वो स्किन के लिए हो, स्किन एलर्जीज़ के लिए हो, या फिर जितने भी एलर्जीज़ के बारे में अभी आपने बताया। सब्जियां सबसे ज़्यादा खाओ, अच्छा, रॉ सब्जियां। अच्छा रॉ। स्वामी रामदेव जी कितना रॉ खाते हैं, उनकी सेहत देखिए कितनी अच्छी, 60 साल के हो गए, जी, एक्सरसाइज करते हैं। आप सैलड्स खाओ ना, सब्जियां खाओ, दालें खाओ, मूंग की दाल, मसूर की दाल कितनी अच्छी है, ठीक है। आप दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो। ये आप नेचुरल हाईली कुक फूड मत खाओ, सैलड्स खाओ, सूप लो, दाल रोटी लो। आप नॉन वेज लेना चाहते ले सकते हैं, लेकिन इससे नॉन वेज के ऊपर डिपेंड मत करो। मैं ये डाइट के बारे में बड़ा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, बैलेंस खाओ और वीट को अवॉइड करो। वीट में शुगर बहुत होती है, वो आपका वेट बढ़ाएगी। और चावल? और चावल कम, चावल में इतनी तकलीफ नहीं है। और वीट लेने के से क्या है, वीट के अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बहुत डले हुए हैं, अच्छा। शुगर बहुत होती है। मल्टीग्रेन आटा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने भी मैंने आपको बातें बोली हैं, ये इतनी ज़रूरी हैं कि आप नोट कर लेना। जो उनको मोटापा है वो वीट बंद कर दे, रोटी बंद कर दें और मीठा बंद कर दें, देखो कैसे गिरता है वेट। रोटी, चावल, मीठा मीठा, ये चीज़, तो नहीं खाना। और अलोम विलोम कपाल भारती साथ भी, ये तो मस्ट है। ये तीनों चीज़ें और रेस्पिरेटरी के लिए मैंने बताया आपको, ठंडी चीज़ें, मूली, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो नहीं खाना? नहीं, खा सकते हैं, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस, उनको कंस्ट्रक्शन पैदा करेगा, जूसेस नुकसान देगा। दही, दही भी जिसको सूट करता है ले सकते हैं, अच्छा। जिसको सूट नहीं करता अवॉइड करो थोड़ा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और जानूँगी, जैसे रात में कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रूट नहीं खाना चाहिए या ये दही नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि कहते हैं कि मतलब फ्रूट्स के लिए तो मना ही करते हैं। तरबूज खरबूजा, बस ये दो चीज़ें नहीं खा सकते? तरबूज खरबूजा वाई पैदा करता है बहुत। बस ये दो चीज़ें? ये हैवी फूड नहीं खाना रात को, अच्छा, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हैं, आप सो रहे हैं, सो रहे हैं। और खाने के बाद जल्दी सोना नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने डाइट में शाम को, अगर मतलब रात में, अगर जो शाम को 7 बजे तक आप बता रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक अगर फिजिबल हो, तो क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? फ्रूट सब कुछ खाइए ना आप। अच्छा, आप खा सकते हैं, लेकिन अब केला रात को मत खाओ ज़्यादा, केला नहीं खाना। बल्कि पैदा करता है और आपको साइनसिस है। बट ये एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, कि जैसे कि ये जो केले की बात कर रहे हैं आप, या दही की बात करें, एलोपैथ में तो कोई चीज़ मना नहीं करते। मेरी बात तो मैं शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाया जी। जिनको अस्थमा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ अस्थमा की बात। हेल्दी आदमी सब कुछ खाए ना, सब कुछ खा सकता है, ठीक है। रात को वो दही लेगा, लस्सी लेगा, तो फिर प्रॉब्लम ही है। तकलीफ हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। पिज्जा खाएगा तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए रात को कम से कम पेट खाली छोड़ो उसको। ठीक है। अगर आपको ठीक है तो सब कुछ लो आप। हाँ, अगर आप सही हैं तो। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ जो बीमार लोग हैं। अच्छा, तो ये जिनको कफ ज़्यादा बनता है, या जो अस्थमा वाली बात आपने बताई, तो उनको कफ नुकसान प्रवृत्ति देगा। के- शक्करकंदी खिलाओ उनको, देखो क्या होता है। पिज्जा खिलाओ और छोले भटूरे और खिला दो, देखो हॉस्पिटल कैसे पहुंचता हो। हाँ। सारी रात बैठ के ऐसे करे, सांस नहीं आ रहा, मेरे को सांस नहीं आ रहा। आपकी फैमिली में देखो क्या क्या बीमारी हैं, अस्थमा है, स्किन है, रेस्पिरेटरी स्टमक है, और आपको अंदर सिम्टम आ रहे हैं और आपका गला खराब हो रहा है, तो होम्योपैथी दवाई लो ना। नहीं ले सकते थ्रोट रेड ले लो, एक गोली दिन में 3 दफ़ा खाओ, देखो। अच्छा, अब मैं आऊँगी ये नाक वाले पे। बहुत ज़्यादा मतलब ये तो मेरी अपनी फैमिली में भी सभी लोग बहुत ज़्यादा है इससे इसको प्रॉब्लम। साइनसाइटिस बोलते हैं। जी, तो ये सर, क्योंकि ये क्या है कि बेसिकली ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है उस वक्त होता है, क्या है? पोल्यूशन जो है इज एन एक्साइटिंग कॉज, मेन कॉज नहीं है। अच्छा। आप प्लीज, जिसका साइनसाइटिस की हिस्ट्री है ना, हाँ। मेरे कहने पे ट्राई फॉर 1 मंथ B22 ड्रॉप्स, साइनस ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स पानी में डाल के सुबह, दोपहर, रात को 3 बारी। अच्छा, 1 हफ्ते में फर्क देख लो। ठीक है। ये जिसको तो सांस की तकलीफ है B49 ड्रॉप्स लो। बच्चों में खांसी जुकाम रहती है, हम क्या करते हैं, उनको B33 ड्रॉप्स को पानी की बोतल में डाल देते हैं, उनको पीने वाला। उसको बोलते हैं जब उसको पानी पिलाना है वो दे दो उसको। साइड इफेक्ट है नहीं, 3-6 बारी पी लेगा पानी, खांसी जुकाम है नहीं। खांसी जुकाम बिगड़ा नहीं तो आसमानी बनेगा।
टॉन्सिलाइटिस नहीं बनेगा, साइनसाइटिस नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ 14-15 साल के बाद किसी के टॉन्सिल्स देखे हैं आपने? नहीं। मेरे आपके हैं? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपकी इम्यूनिटी लो है। उस टाइम तक सिर्फ 8-10 साल का खाने पीने बट अभी लेकिन किसी किसी में मैं देखती हूँ कि उनको टॉन्सिल जो है बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ एलर्जी, गला सेंसिटिव है, ठंडी खट्टी चीज़ खाई है, अब्यूज़ कर रहा है, उससे बढ़ता है। अच्छा। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एलर्जीज है, लेकिन मोस्टली के नहीं होता है, हाँ, मोस्टली के तो नहीं होता। बच्चों में होता है। हाँ। उसमें टॉन्सिलेट देते हैं ना हम, एक गोली दिन में 3 दफा, बहुत अच्छा काम करती है वो। अच्छा, आप होम्योपैथी की ब्यूटी क्या है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात है। जड़ से पकड़ती है बीमारी को, इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। इम्यूनिटी। यू कैन प्रोड्यूस ए हेल्दी नेशन। करोड़ों करोड़ों अरबों का बजट हेल्थ का गिर जाएगा। कितनी सस्ती दवाई है, 1 महीने की दवाई जो है 10 रुपए की कॉस्ट करती है सिर्फ। अच्छा अच्छा, ये जो नाक की बात हम लोग कर रहे थे ना कि नाक बंद हो जाती है, मतलब नाक के लिए अभी आपने फिर दवाई भी बताई लगता आपने। है आपके घर में जी हाँ, मेरे को है ज़्यादा प्रॉब्लम, तभी मैं आपसे पूछ भी रही हूँ। और बहुत लोगों को भी मैंने देखा, मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टच में हैं एवरी जिनकी, थर्ड पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। हाँ, कि नाक की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे भी है एक्चुअली। तो क्या होता है कि बीच बीच में ना नाक जो है वो बंद हो जाती है। तो नाक के लिए कई बार ऐसा होता है कि रात में सोने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से नाक में दवाई डालते हैं कई बार। स्प्रे वैक्सीन की आती है। हाँ। यही जो दवाई है ना, B22, अच्छा, वो भी वो होम्योपैथ? स्प्रे में बनी हुई है, वो भी नाक में डालो रात को। तो वो उससे भी नाक खुल जाती है? नाक खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। नाली में अच्छा। कचरा आ रहा है, ओह। आपने डंडा मार के साफ कर दिया, कचरा आना बंद नहीं करो, नाली फिर ब्लॉक हो जाएगी। बट सर उसका कोई उपाय? वही वो एक ही अभी तो बताया प्रॉपर। B22 ड्रॉप्स लो, बस। सुबह दोपहर रात को। नहीं फर्क पकड़े, मेरे को पकड़ लो, चैलेंज करता हूँ। अच्छा, ओके। और हमारा वैक्सीन हॉस्पिटल तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और फ्री है ऑलमोस्ट। ओके। ग्रेटर नोएडा में जाइए वहाँ। सो और इसके लाइफस्टाइल में इसमें क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल या फिर फूड में हम क्या कर सकते हैं नाक की? वही बताया ना मैंने आपको, वही। जो लेसदार चीजें हैं, वो सब चीज़ें मना करनी है। ओके। दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, इससे बलगम बनती है, हैवी होता है फूड ये, इसको अवॉइड करो। उससे नाक भी ठीक रहेगी। उसके अंदर पूरा डाइट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पूरा बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है अच्छा, डिब्बी के अंदर। उसमें प्रॉपर है। और फिर मुश्किल है, उन्हें बोलो क्वेश्चन डालें, हम जवाब देंगे उनका। आप हमारा नंबर नोट कर लो, जी 9899101745। आप क्वेश्चन डालो यहाँ, जी। विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, विल गाइड देम। वी आर नॉट वर्किंग कि हमें कोई पैसे के लिए काम करें, नहीं। ऑब्वियसली, हाँ, मतलब आप आइए, हम आपको हमारे चैरिटेबल क्लिनिक बोल दो, फ्री है, ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में आ जाइए। जी। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे एलर्जीज़ की बात अभी हम कर रहे थे, तो थोड़ा-सा ये भी बता दीजिएगा कि जैसे कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कई सारी दवाओं के बारे में बताया था कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी ये दवाइयाँ रखें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दवाइयों के अलावा, जैसे अभी आपने दवाई तो आप बताएँगे ही, बट इसके अलावा हम क्या-क्या कर सकते हैं ट्रैवल टाइम में, खाने में, या फिर जैसे भी सेम लाइफ़स्टाइल? चीज़ें जो मैंने बोला, ध्यान रखो इस चीज़ का। बस। हमने अभी 16 दवाई निकाल दी हैं, खांसी जुकाम जी। की पिल्स निकाल दी हैं, कफ एंड कोल्ड की निकाल दी। आप www.buybackson.com में वेबसाइट में चेक कर लो। खांसी की है, एड्रेनॉइड्स की है, नौशिया की है, वॉमिटिंग की है, बुखार की, सब रेडीमेड फॉर्मुलेशंस हैं। अच्छा। और अब मुझे ये बताइएगा, जो एलर्जी से जूझ रहे हैं, है ना, तो वो मतलब क्या चेकअप क्या करवा सकते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि लोगों को पता ही नहीं कि एलर्जी क्या है, तो थोड़ा बहुत अगर चेकअप कराना हो, अगर उनको लगता हो कि वो घर में ही थोड़ा चेकअप करा के, और जैसा कि अभी आपने लाइफस्टाइल सही करने के लिए बोला, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि अरे बाद में जाएंगे डॉक्टर के पास, ज़रूरी नहीं है। लोग सोचते हैं आपने कि चेकअप की बात बोली, मैं इससे पहले इसके ऊपर बोलना जी चाहता हूँ। जी। मेरे को इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैं कभी भी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस लिखता ही नहीं हूँ। लिखते नहीं हो आप? क्यों है नहीं ना? लिखता? क्योंकि दिल्ली के लीडिंग रेडियोलॉजिस्ट जिनकी अपनी क्लिनिक्स हैं, मेरे 2-3 दोस्त हैं, उस दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये तुम हर पेशेंट को लिख देते हो, CT स्कैन नाक का करा लो, और साफ दिख रहा है साइनस है, घर में अस्थमा है, नाक बंद हो रहा है, वो तो निकलेगा ना, मैक्सिलरी साइनसाइटिस। अच्छा, तो आप कराते ही नहीं? मेरा नाम सनी। कहता सनी यार यू आर बैड डॉक्टर फॉर अस, हमारी रोजी रोटी खराब कर रहा है। आज से 50 साल पहले, आप तो छोटी उम्र के हैं, जी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनसे पूछना, कोई टेस्ट होते थे? हाँ, नहीं होते थे। हकीम पकड़ के आपको दवाई देता, नब्ज देखिए ना, नब्ज वगैरह देख के। टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब स्टूल में कीड़े आ रहे हैं, दिख रहे हैं, आप तो दिखते नहीं कि इंग्लिश टॉयलेट्स आ गए हैं, फिर बोलते हैं स्टूल टेस्ट करा लो, और दिख रहे हैं तो क्या टेस्ट करें?
क्या टेस्ट कर रहे हैं? साइनसाइटिस का सिम्टम, नाक बंद हो रहा है, दवाई दो ना उसको। और एलोपैथी में दवाई है नहीं, वो कहते हैं सर्जरी कर दो जी, इसके ऑपरेशन कर दो। ये भी है। हाँ, तो प्लीज़ उनको बोला अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं, नहीं है तो हमारे फ्री कंसल्टेशन ले लें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अगेन आई एम टेलिंग यू। हाँ, मेरा मिशन है होम्योपैथी को मैं घर घर लेके जाना चाहता हूँ, सो दैट होम्योपैथी बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस। ये मेरा स्लोगन है। वेरी नाइस। और लाखों लोग रोज 1000 पेशेंट हमारी क्लिनिक्स देखती हैं हॉस्पिटल में ला के, और 90% पेशेंट बेटर है। हमारा कमर्शियल एटीट्यूड ही नहीं है। कि हाँ, आप वेबसाइट से ले लो, दवाइयाँ रेडीमेड बनती है, वहाँ से ले लो। 100 रुपये की शीशी पूरा महीना चलेगी, आप 1.5-2 महीने चलेगी। वो इतनी सस्ती दवाई है। सही है। तो अच्छा ये बताइएगा, जैसे जो मरीज़ हैं जो मतलब एलर्जी को ही लेकर अभी फ़िलहाल बात हो रही है, तो एलर्जी की बात ही कर लेते हैं कि जैसे एलर्जी हो रही है और बहुत टाइम से एलोपैथ दवाई हम खा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि एलर्जी की दवाई तो ऐसी नहीं होती ना कि वो आप जैसे कि बीपी की दवाई होती है आप उस तरह से खा रहे हो। एलर्जी तो जब हुई तभी आप खाते हो। तो ये बताइए कि ये जो है दोनों साथ में हम खा सकते हैं? होम्योपैथी, मेरे पास अस्थमा पेशेंट है, इनहेलर लेके आ रहा है, हाँ जी। मैं सडनली उसको बंद तो नहीं कर सकता ना। हाँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका विड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे, उसकी तो बीमारी उसमें बढ़ क्या जाएगी। होगा, कैसे हो जाएगा, मतलब क्या? एलोपैथी को होम्योपैथी को साथ चलाऊंगा मैं, और धीरे धीरे जैसे वो कहता है जी आई एम फीलिंग बेटर जी, अब मैं सीढ़े चढ़ सकता हूँ। अच्छा, मैं कहता ऐसे करो, अब हफ्ते में एक दिन मंडे को एलोपैथी दवाई नहीं लेनी आपने, अच्छा आप ऐसे छोड़वाते हैं? सेकेंड वीक में थर्सडे को नहीं लेनी, मंडे एंड थर्सडे। फिर ठीक चल रहा है, आप ऑल्टरनेट डे में कर दो, मंडे वेडनेसडे एंड ऐसे करके, और धीरे धीरे मैं छुड़वा देता हूँ। और बाई चांस किसी को अटैक हो जाता है, फिर वापस आ जा एलोपैथी थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, 3 महीने के बाद 90 पेशेंट्स जो पेशेंट है उनकी एलोपैथी सबकी छूट जाती है। मेरे को सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आती है, आर्थराइटिस में। अच्छा, अब घुटने जिसके घिस गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वहाँ रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो तो करवाना वो ठीक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो वो भी क्लियर बात है कि भाई वो मैं नहीं बोल देता हूँ, मैं तो सीधे MRI देख के एक्स देख के बोल देता हूँ प्लीज़ मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, तो वो ऑपरेशन कराते हैं। अब ऑपरेशन में किसी की किस्मत अच्छी है तो 6-7 साल निकल जाते हैं, नहीं तो फिर दर्द शुरू कर देता है वो। अच्छा, वो तो 100% श्योर नहीं है ना, बस अच्छा 8-10 साल होते, क्योंकि मैं उसके नया जन्म चाहिए, वो सारे जुड़ गया, हाँ, तो वो तो फिर दिक्कत है। दवाई काम नहीं करेगी, नया पैड कहते बन जाएगा पैड। ओके। अच्छा अभी हम हर एलर्जी की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कि जैसे जो स्किन वाली एलर्जी होती है उसमें आप मतलब होम्योपैथ में लगाने वाली भी दवाइयाँ होती हैं? नहीं, मैं आपको आपने अच्छा वेरी हाँ, नाइस क्योंकि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी मेरे गुड दिमाग क्वेश्चन, में चला, ये मेरे दिमाग में आ गया था। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी। ये मेरी लाइन सुना, मैं अपने लेक्चर्स में देता हूँ स्टूडेंट्स को। all these symptoms are all these external symptoms are cry of help of internal disorder। हिंदी में समझाइएगा। आपकी अंदर की जो टॉक्सिक बॉडी हो रही है वो सिम्टम बाहर फेंक रही है। वो कहती है चीख चीख के बोल रही है मेरे को बहुत तकलीफ है, आप ऑइंटमेंट लगाओगे वो दब जाएगी, अच्छा, उसको दबाओगे तो अस्थमा बन जाएगा। होम्योपैथी बीमारी को दबाती नहीं है। वेरी नाइस, ओके। मैंने आज तक भी किसी पेशेंट को एक्सटर्नल ऑइंटमेंट नहीं दी लगाने को। कुछ भी नहीं? जो लगाता आ रहा है ना, हमारे पास एक ग्रुप आता है जो जी 20 साल 15 साल से ये ऑइंटमेंट लगाई जा रहा है, स्टेरॉइड लगा रहा है, उसको कहता हूँ धीरे धीरे बंद करना। और जो नहीं लगा रहा है वो देता ही नहीं, बिल्कुल ठीक। तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एलर्जी की बात हो गई, ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा जो जैसे आपने बोलते हैं कि आप बंद कर देते हैं हम इन चीज़ों को, तो हम लोग जो रेगुलर यूज़ करते हैं जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया या सनस्क्रीन लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या आप बंद करवाते हैं या मतलब क्योंकि देखिए, वहाँ कहा जाता ना है मैं कि बोलता हूँ लगाने के लिए, जी मैं ये बोलता हूँ अगर आपको अच्छी हेल्दी स्किन चाहिए, हाँ, आप केमिकल्स बॉडी में मत लगाओ। हो अरे ये भी बड़ी बात है क्योंकि सनस्क्रीन लोशन, कितने लोगों को सनस्क्रीन लोशन से भी एलर्जी होती है, बट वो सनस्क्रीन लोशन लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि कहा जाता है कि वो एजिंग हो जाता है, आपकी जो है अभी पिगमेंटेशन। यू विल बी शॉक्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जी बताइए। मेरे फादर ने हाँ, जिंदगी भर बॉडी पे सोप नहीं लगाया था, अच्छा, ओनली ऑन द आर्मपिट्स। ओनली। मैंने जिंदगी भर साबुन नहीं लगाया। बट आप में तो कोई ना पिगमेंटेशन है ना कुछ मैं है। बता रहा हूँ आपको, मेरी बेटी डॉक्टर तमन्ना बख्शी,
कहती पापा मैं भी फॉलो कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ लगाती हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बारी मसाज कराता हूँ। अच्छा, कैसे? कोई ऑयल से? नॉर्मल? प्लेन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, नॉर्मल, बादाम अच्छा, का ऑयल, ठीक है। ये है मेरे। और बेस्ट वर्जिन ऑयल मंगवाता हूँ मैं। मेरी मसाज होती अभी से नहीं, 30-35 साल से करता हूँ। ओह, वेरी नाइस। और मैंने कभी भी साबुन नहीं लगाया। आपको एग्जांपल देता हूँ। इटली के अंदर एक वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी हाँ, ठीक। एंड द रिचेस्ट सिटी इज वेटिकन। वो 700 कुछ आदमी रहते हैं, जहाँ पोप रहता है। वहाँ मिट्टी से वो नहाते हैं या हाँ, अभ्यंग? चिकनी मिट्टी इंडिया में लगाते हैं। हाँ। और ऑलिव ऑयल लगाते हैं उसके बाद, और पानी से नहा लेते हैं। गाइड ने हमें बताया था। ओह, आप ट्राई करो। अच्छा, लास्ट एक बात बोलता हूँ, जी। आप टूथपेस्ट मत लगाओ थोड़े दिन, आप प्लेन ब्रश से करो। प्लेन ब्रश? अभी आप इंस्टाग्राम में कितनी आ रही हैं रील्स के ऊपर कि हल्दी लो, नमक लो, और वो कौन सा एक तेल भी होता है, कड़वा तेल या सरसों का तेल, और उसको लगाओ और उसको आप कर दो। रबड़, हाँ। उससे तो यहाँ तक बोला कि कैंसर को बचाना है तो टूथपेस्ट मत यूज करो। हाँ, ये भी बोला और है। मैं नहीं यूज करता हूँ टूथपेस्ट, ओह, मैं मंजन यूज करता हूँ। अच्छा, पाउडर। दंत मंजन। हाँ जी, मार्केट से मिलते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लेता हूँ, उसमें नमक डाला होता है। अरे वाह। और मैं नहीं करता। अभी भी सुबह मैंने 2 बोतलें ऑर्डर करी थी। 2 मैं हमेशा रखता हूँ, एक मेरी वाइफ के पास, एक अपने पास। मैं उठानी पड़ती उसको सुबह जाओ हाँ, सही। तो आई हैव नॉट यूज्ड इट। वेरी नाइस। साल में एक बारी या 2 साल में एक बारी डेंटिस्ट के पास जाओ, इसको क्लीन करा लो। क्लीन करा लो। पॉलिश बोलता हूँ, क्लीन भी नहीं, कोई निकलता ही नहीं है। हाँ, मतलब पॉलिश पॉलिश करा लो उसको, और है तो स्केलिंग करा लेना। मैं शुरू से ऐसे करता रहा हूँ। जो स्मेल आती है वो पेट से आती है, दांतों से नहीं आती है। वो दांतों से जब आती है जब पायरे हो आपको। ओ, वरना जो भी स्मेल है वो आपको दांत के गम से आती है, पेट से आती है। जो बोलते हैं कि ये गट अगर सही लहसुन, नहीं। जी। प्याज जो खाया आदमी उसके साथ खड़ा हो सकता है? नहीं। हाँ, बांस मारता है वो। हाँ। तो स्मेल पेट से आती है। ज़्यादा अगर करना है तो आप सौंफ ले लो, थोड़ी इलायची खा लो, बस दैट्स इट। ओके। अवॉइड, मैं कह रहा ट्राई करना। हाँ, ट्राई करते हैं। नोबेल प्राइज विनर अलेक्सिस कैरल ने, हु वाज 2 times नोबेल प्राइज विनर, उससे बोला था साबुन नहीं लगाना, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, शाइन आएगी इसके अंदर। वेरी नाइस। तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब अगर हम करें तो फिर इसमें बहुत घंटे लग जाएंगे। बहुत ही टाइम हो अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी गुड, कीप इट अप। सो थैंक यू। आपने मतलब सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी। मतलब इतनी सारा हर चीज़ का जवाब किस तरीके से, एलर्जीज़ के बारे में आपने इतना अच्छा बताया, प्लस होम्योपैथ को इतनी मतलब इतनी गहनता से, आई थिंक वो उन लोगों मैं के तो लिए कई बातें भूल गया आपकी बोलते जी। बोलते। तो इतनी सारी बातें नहीं, लेकिन आपने इतना सब कुछ बताया कि जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो लोग जो पहली बार मतलब ट्राई करना चाहते हैं होम्योपैथ, वो बहुत ही बेशक कर सकते हैं। होम्योपैथी ट्राई करें। मैं स्पेशली ये 5 एरिया मैंने बताए हैं, स्किन, रेस्पिरेटरी, स्टमक और जोड़ों का दर्द और फीमेल डिजीज के अंदर। कि बहुत ही अच्छा इट है। वर्क्स ब्यूटीफुली। जी। पेशेंट्स क्योर्ड। जी, थैंक यू। थैंक यू। सो ये जो पॉडकास्ट है ना, डेफिनेटली बहुत सारा इसे प्यार दीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके हम शॉर्ट क्लिप्स भी डालेंगे इंस्टाग्राम पर, गृहलक्ष्मी इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ इसके शॉर्ट्स भी हम डालेंगे जिसमें हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालेंगे ताकि आपको ईजी वे में समझने को मिले। तो डेफिनेटली आपने होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा, साथ ही साथ एलर्जी के बारे में जिससे आप बहुत टाइम से जूझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि जूझ रहे हैं, उनसे ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार एक नए हेल्थ पॉडकास्ट के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।